प्रायः सभी जानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बाजार की असफलताएं एकाधिकार, बाहरी कारणों और सूचना तक असमान पहुंच के विभिन्न रूपों में सामने आती है। इनसे न सिर्फ बाजार का आर्थिक मूल्य गिरता है बल्कि समाज कल्याण और उपभोक्ताओं के भरोसे पर इसका बुरा असर भी पड़ता है और ऐसी ही परिस्थितियों में सरकार का दखल जरूरी हो जाता है। इस संदर्भ में एक बात पर ध्यान देना चाहिए, क्या सरकारी दखल से होने वाला फायदा उसकी संभावित लागतों से अधिक है या नहीं। इन फायदों में आम लोगों के हित और विश्वास की सुरक्षा शामिल है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के साथ ही धोखाधड़ी क्यों, यानी क्या वजह है कि क्यों ऑनलाइन गेमिंग के साथ धोखाधड़ी, निजता और डेटा सुरक्षाएं चिंताएं जुड़ी हुई है। क्यों ऑनलाइन गेमिंग से ही प्राइवेसी जो है, फोन की डेटा चोरी की सुरक्षा, ये सारी चिंताएं ऑनलाइन गेमिंग के साथ ही जुड़ी है। कई धोखाधड़ी के मामले भी। अब ऐसे में सबसे पहले ये बात सामने आती है इस चीज को समझने से पहले कि डिजिटल बाजार क्या है। डिजिटल बाजार को पहले समझेंगे तब आप इन बातों को समझ पाएंगे। दरअसल ऑनलाइन सुविधाएं हमारे जीने का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। अगर आज के जमाने की बात करें, भारत में करीब 69 यानी 69.2 करोड़ लोगों की बड़ी संख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। 69.2 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फोन नहीं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और भारत दुनिया में इंटरनेट उपभोक्ताओं में दूसरा सबसे बड़ा है। इसके साथ ही अगर हम मोबाइल ऐप पर समय खर्च करने में बात करें तो भारत इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है, यानी कि 8वें स्थान पर है जो मोबाइल ऐप पर सबसे ज्यादा समय खर्च करता है। ये आंकड़ा बता रहा है कि बातें कितनी गंभीर है। हर रोज मोबाइल ऐप्स पर 4.9 यानी करीब 5 के थोड़ा कम 4.9 घंटे का समय बिताया जा रहा है हर रोज, जो कि दुनिया में 2019 की तुलना में अगर बात करें, जो डाटा भी है वो 2019 की तुलना में अगर वर्तमान की बात करें तो वो 32% अधिक है, ये बढ़ गया। और इन ऐप्स का जो मैं आपको बता रहा हूं 4.9 घंटा का जो समय बिताया जाता है, जो कि 32% अधिक हो गया है, उन ऐप्स का 82% उपयोग मीडिया और मनोरंजन के लिए किया जाता है। यानी कि फेसबुक, चैटिंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सारा मीडिया होता है, यूट्यूब या कोई न्यूज देख रहे हैं, ये मनोरंजन के लिए किया जाता है। और उसमें भी लगभग आधा समय सोशल मीडिया पर बिताया जाता है। हाफ टाइम जो आप स्पेंड करते हैं उसमें मोस्टली आंकड़ा ये बताता है कि आधा समय लोग सोशल मीडिया पर बिताते हैं। हालांकि इस प्रवृत्ति से लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है और इसने कई नई चिंताओं को भी जन्म दिया। ऑनलाइन मोबाइल ऐप से कई फायदे तो हुए हैं, लेकिन चिंताओं को भी जन्म दिया है जिसके बारे में समझने और उसे रोकने की या उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये समस्याएं क्या है, जैसे कि अगर मुख्य समस्याओं की बात करूं तो जैसे कि इंटरनेट पर मशहूर हस्तियों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा बनाई डीप फेक तस्वीर और वीडियो, डीप फेक फोटो और वीडियो। आमतौर पर एआई इतनी एडवांस हो गई है, इससे फ्रॉडबाजियां हो रही है कि फेसबुक से किसी की आईडी के जरिए या वहां से कांटेक्ट पर्सन लेकर के किसी को वीडियो कॉल के जरिए अदर वीडियो कॉल में आपके फोटो को सेट करके या किसी सेलिब्रिटी के फोटो को सेट करके या सेलिब्रिटी में किसी अदर का फोटो सेट करके न्यूड या कैसा कहते हैं असंवैधानिक, जो मतलब सही नहीं होता है, यानी कि उस तरह से गंदी चीजें, गंदी तस्वीरें, फेक तस्वीरें लोगों के या वीडियो वायरल कर दी जाती है। और उसके साथ ही एक्सटॉर्शंस के मामले भी होते हैं। किसी निर्दोष या कह सकें किसी पे जो होता है, जो सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, उसके आईडी को लेकर उससे कांटेक्ट करके उनके फोटो का इस्तेमाल करके फेक वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है और उससे जब तक उसका पूरा पॉकेट खाली ना हो जाए उससे पैसे ऐंठा जाता है। ये मामले अगर बीते सालों में देखी जाए तो काफी बढ़ गए। ऑनलाइन गेमिंग की बात करो तो भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग मुख्य रूप से 27% की CAGR के साथ बढ़ने वाला घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और कई लोगों का मानना है कि 2026 से 27 तक एआई और ऑनलाइन गेमिंग भारत की जीडीपी में 300 बिलियन तक की बढ़त कर सकते हैं।
300 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है, डॉलर, रुपीस नहीं, $300 बिलियन तक की बढ़त कर सकते हैं। इस आंकड़े में अगर जुलाई 2030 की बात करूं, 2023 की, जुलाई 2023 में फाइनेंस के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साइबर अपराधों में 4 प्रमुख पैटर्न की पहचान की थी, 4 मेन पैटर्न जो है। लेकिन एक बड़े अवसर के साथ, जहां इंटरनेट एक बड़े अवसर देती है, उसके साथ कई समस्याएं भी सामने रखती है। डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों की तरह ऑनलाइन गेमिंग के तेज उभार के कारण लत लगने, मानसिक बीमारी, आत्महत्या यानी सुसाइड, धोखाधड़ी, डिजिटल और डेटा सुरक्षा जैसी चिंताएं भी जुड़ी। इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बेटिंग ऐप या कई सारे ऐप होते हैं ऑनलाइन गेमिंग के ऐप के जरिए कई लोगों को इतनी लत लग जाती है कि दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। इसके कारण उन्हें नहीं होने की वजह से किसी कारण से मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, आत्महत्या और कई फ्रॉड, कई सारी चीजें सामने आपको न्यूज़ में, अखबारों में आए दिन आप देखते हो। आप यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि कोई दिन का ऐसा कोई अखबार या कोई तारीख का कोई पेपर नहीं है, कोई अखबार नहीं है जिसमें एक अपराध यानी कि धोखाधड़ी या इस प्रकार के डिजिटल अपराध के कुछ किस्से या खबर उसमें ना हो, कोई ऐसा दिन ना गुजरा हो। आप खोजेंगे, आपको कोई भी ऐसा अखबार नहीं मिलेगा जिसमें धोखाधड़ी और इस प्रकार के निजता गेमिंग अपराध का कोई आपको खबर ना रखा छपा हो उसमें। वहीं काले धन को सफेद करने की बात अगर करें तो मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहा जाता है, जब उसके माध्यम से काले धन को सफेद किया जाता है उस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी देश में एक सच्चाई है और अवैध विदेशी जुआ और सट्टेबाजी के बाजारों से स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। क्योंकि डिजिटल लेन देन की भारी मात्रा ने आर्थिक अपराधों के लिए नई जमीन तैयार कर दी। इसी दौरान अगर बात करूं 2023 में जुलाई में एक बात सामने आई थी, फाइनेंस के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साइबर अपराधों में 4 प्रमुख पैटर्न की पहचान की। इनमें से एक है अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करना। जी हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय जो गेमिंग ऐप होते हैं, सट्टेबाजी जो ऐप होते हैं, साइट होते हैं, उसका इस्तेमाल भी आज के दिनों में एक पैटर्न में मिला गया है, एक पैटर्न पाया गया है कि उसका इस्तेमाल भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं, यानी काले धन को सफेद करते हैं। ये मसले बाजार की विफलता जैसी बड़ी समस्या के लक्षण है जो पर्याप्त नियमों के अभाव के कारण होते हैं। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, अवैधी जितने भी अगर बात करें जो इलीगल है, अवैध विदेशी सट्टेबाज और जुए के बाजारों की सुरक्षा और आर्थिक प्रभावों पर नजर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रभावी देखने को नहीं मिलता। आम लोगों के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वे वैध गेमिंग प्लेटफॉर्म और अवैध जुआ सट्टेबाजी साइटों के बीच अंतर कर सके कि एक्चुअल गेम क्या है और इलीगल, गलत जुआ और सट्टेबाजी साइट क्या है। ये आम लोगों के बीच में या मोस्टली लोगों को ये बात समझ में नहीं आता, उसके बीच में अंतर नहीं कर सकते, जिसके बारे में जागरूकता फैलाना, जिसके बारे में लोगों को बताना, जिसके बारे में कानून व्यवस्था बनाना और सिस्टम बनाना काफी जरूरी है। इसका के साथ ही विशेष नियमों के अभाव में कानून को लागू नहीं किया जा सकता। जब तक लोगों को गेमिंग प्लेटफॉर्म का अवैध क्या लीगल फॉर एंटरटेन पर्पस के लिए गेम है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो गेम है या कौन जुआ सट्टेबाजी एडिक्टिव है, इसके बीच में अंतर को जब तक नहीं समझाया जाएगा तो उसके अभाव में लोगों के बीच कानून आने पर भी लागू नहीं किया जा सकता। और इसी का नतीजा यह है कि अवैध रूप से संचालन करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अवैध विदेशी जुआ और सट्टेबाजी बाजार पर हर साल एवरी ईयर करीब $100 बिलियन की राशि जमा करते हैं। मार्केट में वो पैसा जो भारत के अर्थव्यवस्था संसाधन में खर्च होता था पहले या होने वाला था, उसे इस विदेशी अवैध सट्टेबाजी या ऑनलाइन गेम द्वारा भारत की मार्केट से वो 100 करोड़, माफ कीजिएगा, $100 बिलियन की राशि को उठा लिया जाता है। और पिछले 3 सालों में इसकी वृद्धि दर 20% रही। वो पैसे गए कहां? अगर वो भारत में रहती तो भारत अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होती, लेकिन वो पैसे किसी इलीगल सट्टेबाज को, फ्रॉड को जाता है, यानी कि गलत तरीके से काम करवाने वाले को जाता है। फ्रॉड की आंकड़ा बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब तो वो उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने के अलावा, इन साइटों में उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने के अलावा इन प्लेटफॉर्म के गुप्त रूप से संचालित होने के कारण कई सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान होता है। अब अनुमान
दर्शाते हैं कि इस अवैध कारोबार से भारत को हर साल, आप समझिए इस बात को, कि हर साल $45 बिलियन टैक्स का नुकसान हुआ। इन चुनौतियों की वजह से गेमिंग उद्योग के लिए मजबूत नियम बनाने की सख्त जरूरत है। ये चिंता का गंभीर विषय है, इसलिए आज इस वीडियो में इसके बारे में आपको मैं बता दूं, इसके बारे में पूरे सिस्टम को, देश को, सरकार को जानने की जरूरत है। आपको तो कुछ राय सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने की कोशिश की है, हालांकि जरूर की है, लेकिन इंटरनेट के सीमा रहित स्वरूप के कारण इस तरह के रोक को लागू कर पाना संभव नहीं, या कहें असंभव है। लागू तो है, लेकिन इंटरनेट की सीमा इतनी व्यापक है, इतनी अब्रॉड है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लागू नहीं हो पा रहा है अच्छे से, और फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसका नतीजा यह है कि वैध और नियमित प्लेटफॉर्म का स्थान अनियमित और शायद हानिकारक प्लेटफॉर्मों की लेना शुरू कर दिया। अगर ऐप बैन हुए, अगर ऐप को बैन किया सरकार ने जहां पे किसी राज्य में, तो वहां पे लोग वेबसाइट के जरिए, साइट के जरिए, गेमिंग साइट के जरिए, इलीगल साइट के जरिए वही सट्टेबाजी और जुआ का काम में व्यस्त है, जिन्हें पता नहीं है, उसमें एडिक्टिव है। इस संदर्भ में आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 निगरानी बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम है, जिसको जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हालांकि खुद नियमित करने वाली संस्थाओं की तरफ से नोटिफिकेशन में देरी से विकास पर रोक लगाई गई। आपको बता दूं, 37.3 ऑनलाइन गेम खेलने वालों की सुरक्षा के लिए इस उद्योग को नियमित करना बेहद जरूरी है। ये बातें थी भारत की। अगर इस बात पे अगर हम दुनिया का नजरिया देखें कि इस गेमिंग ऐप जो है, यानी कि साइट से एडिक्टिव जो है, जुआ वाली सट्टेबाजी वाली, इसमें दुनिया का नजरिया क्या है? आपको बता दो, यूके के पास इसको लेके केंद्र सरकारी रेगुलेटर सरकार द्वारा किए प्रयासों के अभाव पर नजर रखने के लिए यह संस्था हर 3 महीने से इस उद्योग पर रिपोर्ट जारी करती है। और हाल में छपी रिपोर्ट से देखा जा सकता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो खिड़की की तरह चुरा के ले जाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जो प्लेयर जो खेलते हैं उसकी सुरक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, जो नहीं करते हैं, उन पर लाखों मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया जा चुका है। जी हाँ, भारत में जहां पे कंट्रोल करने को देखने को नहीं मिलता, भारत में कहीं ऐसा नहीं सुनने को भी नहीं मिलता कि किसी गेमिंग ऐप, सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगा के या उस पर जुर्माना करके उस पर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दो, यूके में हाल ही छपी रिपोर्ट में इस बात को दिखा कि वहां पे है ऐसे कई प्लेटफॉर्म जिस पर खिलाड़ी की सुरक्षा का जरूरत को नियम पूरा नहीं करता, ऐसे कई लाखों मिलियन पाउंड को जुर्माना उस पर लगाया जा चुका है। 2018-22 के दौरान आपको बता दूं, सख्ती से नियमों को लागू करने और नुकसान कम करने के लिए विशेष प्रयासों से अस्वस्थ गेमिंग और मध्यम से कम जोखिम वाले गेमिंग के व्यवहार में कमी आई। यूके में, दुनिया में भी कमी आई है। और एक अनियंत्रित बाजार में अंतर होता है, और एक अनियंत्रित बाजार से समाज को बड़ा फायदा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार ऊंची टैक्स की दर और किसी भी उद्योग को नियमित करने में सुस्ती एक अवैध बाजार तैयार करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति पैदा करते हैं। भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार भी इसी वातावरण में संचालित होगा। भले ही टैक्स ज्यादा पे हो तो उस ऑनलाइन गेम के लिए, लेकिन ये एक अवैध, ये थ्योरी कहता है, ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है उसके अनुसार ऊंची टैक्स की दर और किसी भी उद्योग को नियमित करने में सुस्ती और एक अवैध बाजार तैयार करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए इसका एक सख्त रेगुलेटरी ढांचा तैयार करना बहुत ही जरूरी है। इससे केवल हमारे डिजिटल नागरिकों और राष्ट्र हितों की सुरक्षा होगी, बल्कि राष्ट्रीय में इसके मामले से राष्ट्र का विकास भी होगा, प्लस ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को भी जिम्मेदारी के साथ विकास होगा। भारत को अन्य देशों से इस मामले में सीखने की जरूरत है। क्या सिर्फ टैक्स ले लेने से इस प्रकार की असंवैधानिक या कहीं से गलत चीजों पे का बढ़ावा देना कई मायने से भी उचित नहीं। इस वीडियो में, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। इस पूरे संदर्भ में वीडियो में जो भी बातें आपसे कही, उसमें आप कितना उससे संबंध रखते हैं, कितना इस बातों को एग्री करते हैं, या आप क्या विचारधारा रखते हैं, आप कमेंट में करके जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस बारे में जागरूक हों। नमस्कार।